हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कराऊंगी यूपी टेट 2019 के इंग्लिश पोर्शन का सॉल्यूशन। मैं 2018 के इंग्लिश पोर्शन का सॉल्यूशन पहले ही करा चुकी हूँ। मेरी दूसरी वीडियो आप उसे भी देख सकते हैं। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपने नहीं देखी है तो। अदरवाइज़ तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनाइन जेंडर नाउन। इसने हमसे पूछा है कि इसमें जो सेंटेंस है इसमें से किसका सब्जेक्ट फेमिनाइन जेंडर में है, यानी इसमें फीमेल के बारे में बात हुई है। तो देखते हैं, पहले हम नीचे से शुरू करते हैं। ओके, ऑल द ओल्ड मैन, तो इसमें ओल्ड मैन की बात हुई है, तो फेमिनाइन जेंडर नहीं है, मस्कुलाइन जेंडर है। ऑल द मेल मेंबर्स, ये भी मस्कुलाइन जेंडर है। ऑल द यंग मैन है तो मस्कुलाइन जेंडर है। ऑल द फीमेल मेंबर्स, फीमेल के बारे में बात रही है, फीमेल मेंबर्स, तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग स्क्वाड। देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि जब कोई टीचर किसी बच्चे को कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक करती है, यानी कि अगर वो किसी अब ये देखिए, कोई ऑब्जेक्ट को दिखाए और डायरेक्ट उसको बताए कि उसको फॉरेन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। जैसे अगर हम किसी बच्चे को दिखाएं, हमने किसी बच्चे को कैट दिखाई, मतलब हमने उसको कैट दिखाई और कैट दिखा के हमने कहा कि देखो ये कैट है। हमने उसको उसकी मदर टंग में कन्वर्ट नहीं किया। हम उसको ये नहीं कहेंगे कैट मीन्स बिल्ली होती है, या हम उसको कुछ और ऐसा बताएंगे उसकी मदर टंग में। तो हम सिर्फ उसको इतना बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट दिखाया, हमने कैट दिखाया और कहा कि इसको कैट कहते हैं। तो अब बच्चा उसको बिल्ली नहीं कहेगा, वो उसको सीधा कैट ही कहेगा, क्योंकि हमने उसको डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज में सिखाया है। तो डायरेक्ट फॉरेन लैंग्वेज में अगर हमने उसको सिखाया है, तो इस तरह अगर किसी को टीचिंग कराते हैं हम, तो ये मेथड कौन सा मेथड कहलाता है? द डायरेक्ट मेथड कहलाता है। ओके, आई होप आपको समझ आया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा हमें कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आते हैं। कंप्रीहेंशन से मतलब होता है कि ऊपर हमें एक स्टोरी दी होती है और स्टोरी बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, और फिर हमें उन क्वेश्चंस का आंसर स्टोरी में से फाइंड करके लिखना होता है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, देखिए कोई भी चीज़ फालतू की नहीं होती। वो कोई ना कहीं हमारी लर्निंग का पार्ट होती है कि टीचर्स हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो हमें किस लायक बनाना चाहते हैं। जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, उनका मोटो सिर्फ इतना होता है कि जो भी हम रीड कर रहे हैं, जो भी हमने जो स्टोरी है, हमने जो स्टोरी रीड की, क्या वो हमें समझ आई भी है या नहीं। इसीलिए तो उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, ताकि हमें अगर वो स्टोरी समझ आई है तो हम क्वेश्चंस आराम से बता सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर। तो इसीलिए जब वो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस हमें देता है, तो वो हमारी किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है? जो हमने रीड किया है उसकी। वो जानना चाहता है जो हमने रीड किया है, क्या हमें वो समझ आया है या नहीं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, व्हाट दे हैव जस्ट रीड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। देखिए हमें करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। इसमें भी मैं आपको नीचे से बताती हूँ। इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि जो लिसन है, लिसन के साथ हम कौन सी प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे। प्लीज़ लिसन ऑफ योर टीचर, प्लीज़ लिसन योर टीचर, प्लीज़ लिसन टुवर्ड्स योर टीचर, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। लिसन के बाद जो हम प्रिपोजिशन यूज़ करेंगे वो टू होगी, लिसन टू योर टीचर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। हमें इसमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड करना है। सबसे पहला सेंटेंस है आई डू नॉट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। बोथ ऑफ द अबव, ऊपर के दोनों। आई एम नॉट बिलीविंग हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो ये होगा, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। और बोथ ऑफ द अबव जो है ये कोई सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक फ्रेज़ है, ऊपर के दोनों, इसका मतलब है ऊपर के दोनों। तो हम फ्रेज़ को एज अ सेंटेंस यूज़ कर ही नहीं सकते, मतलब हम इसे सेंटेंस की तरह चेक ही नहीं कर सकते। ये तो गलत है, क्योंकि इसमें ना तो हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये तो सेंटेंस में ही नहीं है। नेक्स्ट, आई एम नॉट बिलीविंग हम,
मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, ये कहना गलत होगा। हम इस अगर हमें ये बात बोलनी है कि मुझे उस पर विश्वास नहीं है या मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इस तरह के सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज़ करते हैं। जैसे ये किया गया है ऊपर, आई डोंट बिलीव हिम। तो सेंटेंस जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम। पुट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट में है। तो हमें पास्ट परफेक्ट की पहचान पता होनी चाहिए, मतलब कि हम उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हमें वो पता होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो है हैड, और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें से किस में है, देखिए स्टडीड, ही स्टडीड मैनी ईयर्स, तो इसमें तो है ही नहीं, हेड नहीं आ रहा है। इसमें वर्ब का यूज़ है, इसमें हेड का यूज़ है, हेड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इट वॉज गेटिंग डार्कर, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इसमें फिल करना है, हमें इसमें आर्टिकल फिल करना है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज डैश फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन डैश मून। देखिए हमें मून, सन, अर्थ हमें पहले ही बताया गया है कि इसमें हम दा का यूज़ करते हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे सेकंड ऑप्शन में तो दा आएगा, यानी इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या आएगा, जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें हम उनकी पोजीशन बताते हैं। तो ये जो हमारे इस तरह के नंबर्स होते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं, और इनसे पहले हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। तो दोनों में दा आएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर डैश आवर्स। टीचर मतलब कुछ घंटों से पढ़ा रही है। तो जो टीचर पढ़ा रही है या पढ़ा रहे हैं, तो देखिए हमें यहाँ पर आवर है। वैसे तो ये एच से शुरू है और वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये आवाज़ किसकी दे रहा है, हम इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। तो आवर हिंदी में हमारे जो वोवल्स होते हैं उनकी आवाज़, मैंने आपको अपने 2018 वाला कराया था मैंने प्रीवियस ईयर, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि हम साउंड पर वर्क करते हैं, ना कि सिर्फ इन वर्ड्स पर, आई मीन लेटर्स पर। हम सिर्फ इन लेटर्स पर वर्क नहीं करते हैं, हम साउंड्स पर भी वर्क करते हैं। तो ये ए की आवाज़ दे रहा है और हिंदी में ए स्वर होता है, तो इसीलिए वहाँ पर यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, मीन्स ए एन हमारा ऑप्शन सही होगा और ए हम यूज़ नहीं करेंगे। अब अगर आप ये कहें कि क्या हम यहाँ पर 2 और 3 यूज़ कर सकते हैं, देखिए हम 2 और 3 क्यों नहीं कर सकते, हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये आवर है। अगर ये आवर्स होता तो बिल्कुल हम 2 या 3 में से कुछ भी यूज़ कर सकते थे, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एट द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। ऑक्स में हमें कोई सफिक्स जोड़ना है और उससे इसका प्लूरल करना है, तो ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, इसमें ई एन जुड़ने से ये प्लूरलाइज हो जाएगा। अब हम देखेंगे ग्रो, ये एक चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन। हमें ग्रो से नाउन बनाना है, ग्रो एक वर्ब है और वर्ब को हमें नाउन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें क्या सफिक्स जोड़ेंगे, देखिए ग्रो माने होता है बढ़ना, और बढ़ने का अगर हमें नाउन बनाना है तो वो बनेगा ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। तो ग्रोथ होगा, इसमें टी एच वाला आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अब देखिए हमारा बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर अभी समझाया था, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें 71 और 72 दो क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड है। और इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों को पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, बाद में आंसर्स फाइंड, मतलब इसको पढ़ना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे, द वर्ड स्ट्रेंथ इज आ। इसने सीधा सीधा पूछा है कि स्ट्रेंथ क्या है। देखिए अभी आपने देखा था पीछे, ये स्ट्रेंथ हमें ये तो पता है कि हमारा नाउन है, और लेकिन हमें ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है। मैंने आपको पिछले वाले पेपर में भी बताया था, इस तरह का क्वेश्चन उसमें भी आया था 2018 में भी। तो स्ट्रेंथ माने होता है हमारी ताकत, स्ट्रेंथ होता है हमारी ताकत। तो ताकत क्या चीज़ है, ताकत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना टच कर सकते हैं और ना ही हम उसे देख सकते हैं। हाँ, हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं, जब कोई ताकत भरे हुए काम करता है तब हम उसे कहते हैं ये बहुत ताकतवर है, ये तो ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है। तो इससे हमें ये पता चलता है, उसके काम से हम आइडिया लगाते हैं, हम ये फील करते हैं कि ताकत है, लेकिन वो हमें ताकत नहीं दिखाई देती और ना ही हम उसे टच कर सकते हैं। तो कौन सा नाउन होगा, ऑब्वियसली एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। देखिए यहाँ पर इसने पूछा है, वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, वह इंसान जो बदला नहीं लेता। अगर आपके साथ कोई गलत करे तो ऑब्वियसली सभी लोग बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सोचते, जो लोग बदला नहीं लेते, उसे क्या कहते हैं। उसने पूछा है कि उसे क्या कहते हैं, उसे वीक मैन कहते हैं, फुलिश मैन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, अब या उसको एक शत्रु कहते हैं। तो हमें इसका आंसर खुद की समझ से नहीं देना है, क्योंकि इस जो क्वेश्चन है ये कंप्रीहेंशन पर बेस्ड है, तो पहले हमें इसे पढ़ना होगा कि इसने हमें क्या बताया है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे।
तो उसने कहा है टू फॉरगिव एन इंजरी इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस। देखिए ये भी यही कह रहा है कि अगर हम किसी की इंजरी को माफ़ कर देते हैं, किसी को माफ़ कर दे किसी इंसान को, तो ये कमज़ोरी का साइन समझा जाता है। इट इज़ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, जबकि वास्तव में ये एक ताकत का साइन है। तो हमें यहीं से देखकर पता चल जाता है कि जो इंसान किसी को माफ़ कर दे तो वो स्ट्रॉन्ग मैन होता है, ना कि वीक मैन। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? स्ट्रॉन्ग मैन। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हम 73 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें इसने पूछा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड अनट्रोडन। जो वर्ड अनट्रोडन है उसका मीनिंग क्या है? तो हम इसके लिए स्टैंजा को पढ़ते हैं, मतलब इसको पोएम को पढ़ते हैं कि इसमें इसने क्या कहा है, इसने अनट्रोडन किस वेज में इसको यूज़ किया है। अगर हम यहाँ देखें तो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। देखिए ये एक पोएम है, और पोएम में कुछ आंसर्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता है। ऑब्वियसली हमें उसके पीछे की काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वो काम करती हैं। तो हमें इन पर पहले ही वर्क करना होता है थोड़ा बहुत, ये तो ज़रूरी है। पर यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पोएम है, इसमें कोई लूसी नाम की लेडी है जिसके बारे में बताया गया है। उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ के बाद उसको उसकी जहाँ वो रहती थी, जो वो जिस तरह रहती थी, मतलब उसकी उन सभी चीज़ों को बताया गया है। यहाँ कहा है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ड्वेल्ट का मतलब यहाँ रहने से है कि वो ऐसी जगह पर रहती थी जहाँ पर जो वेज था वो कैसा था? अनट्रोडन। अनट्रोडन का मतलब होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। आता जाता नहीं था इन द सेंस इसका ये निकलता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ जाते नहीं थे, ज़्यादातर लोगों को उस चीज़ का पता नहीं था। वो जगह इस तरह की थी। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो ऑप्शन में होगा अनएक्सप्लोर्ड, क्योंकि अनएक्सप्लोर्ड का मतलब भी यही होता है जिसको एक्सप्लोर ना किया गया हो, जिसको ज़्यादा दर्शाया ना गया हो। कहीं जैसे मैप में कहीं कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर हैं, जिनको दर्शाया नहीं गया है, तो वो ज़्यादा जानी पहचानी नहीं है लोगों के लिए। तो अनट्रोडन का सेम मीनिंग होगा अनएक्सप्लोर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने कहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। देखिए फिगर ऑफ स्पीच से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपी टेट में, और मैंने लास्ट में भी कराया था जो 2018 वाला था, उसमें भी था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इसमें भी है। इसने हमसे पूछा है कि सेकंड स्टैंजा में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो जब हम ये सेकंड स्टैंजा देखेंगे, तो मैं आपको पूरा मीनिंग ना बता के, क्योंकि जब मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो आपको 1 नंबर पक्का दिलाने वाली है, तो इसलिए मैं उसके लिए आपको ज़रूर स्पेशल वीडियो बना के दूंगी। इसमें सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर कंपैरिजन की बात होती है, वहाँ पर हमारा सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होती है, और उसके लिए हम कुछ फिक्स वर्ड हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो इसका मतलब उसमें वही फिगर ऑफ स्पीच है। तो वो मैं आपको पहचान बताऊंगी। अभी तक के लिए आप इतना समझ लीजिए, इसमें जो एज वर्ड यूज़ हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किस सेंस में? देखिए, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज अ स्टार, यानी इतनी फेयर जैसे कोई तारा। तो वो इतनी मतलब चमकती हुई थी, या वो इतनी फेयर थी जैसे कोई सितारा या कोई तारा हो। तो यानी यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और जब कंपैरिजन की बात होती है तो वहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? तो वहाँ पर सिमिलर फिगर ऑफ स्पीच होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। तो पहले सेंटेंस में है देर इज़ अ फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। देखिए, होप जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यू को काउंटेबल से पहले यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ये गलत होगा सेंटेंस। ही शोड फ्यू कंसर्न, अभी मैंने बताया कंसर्न भी क्या है? अनकाउंटेबल है, और उससे आगे अगर मैं फ्यू का यूज़ करती हूँ तो ये गलत होगा। ही शोड लिटिल मर्सी, मर्सी भी अनकाउंटेबल है, लेकिन उससे पहले किसको यूज़ किया गया है? लिटिल को। तो यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी सेंटेंस हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। देखिए, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं जहाँ से कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका पूछा जाता है, पिछले वाले में आपसे कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूछा था, लेकिन इसमें उसने क्या किया है? आपसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पूछ लिया है। तो इसमें जो डायरेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसने कहा है कि जो नहीं है वो बताना है। तो इफ़ जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। एंड, बट और फॉर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं।
चलिए मैं आपको इनके बारे में भी बता दूंगी अलग से एक वीडियो बना के, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने पूछा है हिज थ्रस्ट डैश नॉलेज लेफ्ट हिम नो लाइजर्स डैश एनीथिंग एल्स। हिज थर्स्ट हिज थर्स्ट डैश नॉलेज, यानी उसकी जो प्यास है, कहते हैं ना कि वो तो हमेशा इस चीज़ के लिए प्यासा रहता है। कोई भी काम अगर हम इस तरह का बताएं, आप ज्ञान के लिए प्यासे हैं वो, तो हिज नॉलेज, तो हम कहेंगे हिज थर्स्ट फॉर नॉलेज लेफ्ट हिम नो लाइजर फॉर एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस, ही इज़ अ फास्ट राइटर। तो ये क्या है, देखिए वो राइटर, ये देखिए ये वर्ड क्या है, राइटर। राइटर मतलब लेखक, और लेखक कौन होगा, कोई इंसान होगा, तो ये क्या हुआ, नाउन हुआ। और जब नाउन की कोई क्वालिटी बताए तो वो क्या होती है, वो एडजेक्टिव होती है। तो फास्ट यहाँ पर क्या हुआ, एन एडजेक्टिव। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 79। अब हम क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, हमें बताना है इसमें से कौन सा सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस, ये एक सिंपल सेंटेंस है, मेरे पास एक कॉस्टली बुक है मेरे घर पर। ओके, शी डज नॉट नो गुड मैनर्स, उसे अच्छी आदतें नहीं पता हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, वो एक अच्छी नॉलेज का इंसान है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसे आप ध्यान से पढ़िए, शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, यानी वह पढ़ती है जो उसको अच्छा लगता है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। द सेंटेंस ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो इज इन, हमें बताना है जो सेंटेंस है ये किस में है। यहाँ देखिए हम इसमें यूज़ कर रहे हैं विल बी प्लेइंग, विल बी के साथ आईएनजी। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट तो नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान तो ओनली विल होती है। और अगर हम इसे देखें पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो विल का कोई मतलब ही नहीं है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें क्या होता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2, तो यही होगा हमारा बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट, हमें बताना है इसमें से कौन सा है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखिए हम यहाँ पर है ऑल दीज मैन आर जेंटल। ओके, ऑल दीज मैन आर जेंटल, देखो यहाँ पे तो हमें पता है कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। ऑल दिस मैन, ऑल दिस मैन तो होगा ही नहीं, जब ऑल का यूज़ हुआ है तो यहाँ दीज का होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑल दीज मैन्स, मैन का प्लूरल ये नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो बचा नंबर फर्स्ट, यही हमारा बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, हमें इसमें अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन फिल करनी है। ही केम टू मी डैश मिडनाइट, मिडनाइट से पहले हम जो यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एट। हम हमेशा एट नाइट, एट मिडनाइट, मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून वो यूज़ करते हैं, ऐसे ही मिडनाइट के लिए भी हम एट का यूज़ करेंगे, प्रिपोजिशन एट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। स्मिथ ने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। तो देखिए हम इसे पढ़ते हैं। द मैन हु इज ट्रुथफुल, हु इज ट्रुथफुल, यानी ट्रुथफुल कौन है, मैन। और मैन यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह, ये जो सब्जेक्ट में यूज हो रहा है तो ये हमारा नाउन है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताए वो एडजेक्टिव है। तो हु इज ट्रुथफुल यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। वेयर ही लिव्ड, यानी वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था, यानी कि यहाँ पर हम प्लेस की बात करें जहाँ वो रहता था, तो ये वाला इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, पर चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आई लव द मैन हु इज़ ट्रुथफुल, यहाँ भी मैन की क्वालिटी बताई जा रही है, तो यानी ये भी एडजेक्टिव क्लोज है। आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज़ अ सिटी, विच इज़ अ होली सिटी, तो प्रयागराज भी एक नाउन है और वो उसकी क्वालिटी बता रहा है, इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव क्लोज। तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जो एक एडजेक्टिव क्लोज नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ही इज़ जूनियर डैश मी, तो देखिए जूनियर के लिए हम हमेशा टू प्रिपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, तो ही इज़ जूनियर टू मी, जूनियर और सीनियर दोनों के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आइदर ही इज़ मैड, देखिए आइदर के साथ हम जिसका यूज़ करते हैं वर्ड का वो होता है और, आइदर और नाइदर
नॉर, आप लोगों ने सुना भी होगा, आइदर ही इज मैड और ही फिगन्स मैडनेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। हमें बताना है कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव में है। समवन मे स्टील माई बाइसिकल, ये पैसिव नहीं है। सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन, कुछ लोग वाउंडेड मैन की हेल्प कर रहे हैं, ये पैसिव नहीं है। द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट, टीचर ने उसको डांटा है लेट होने के लिए, ये भी नहीं है। माई वॉच वॉज लॉस्ट, यानी मैंने अपनी घड़ी खो दी है। तो यही होगा हमारा पैसिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी बहुत ईजी सी पहचान भी होती है मोस्टली। देखने वाली बात ये भी है कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, वो सिर्फ पैसिव में ही आती है, एक्टिव में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 हम देखते हैं, डू इट। देखिए ये जो सेंटेंस है हमारा डू इट, हमें इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं, मैं आपको एक्टिव पैसिव के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, तो वहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। यहाँ पर ऑप्शन से काम चला लीजिए आप लोग। इसका ऑप्शन होगा लेट इट बी डन, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। हमें बताना है इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्लूरल है। तो जो वर्ड प्लूरल है वो क्राइटेरिया है, इसमें जो प्लूरल है उसका सिंगुलर क्राइटेरियन होता है। और अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। इनमें से कौन सा नाउन है जो प्लूरल है। देखिए इनमें भले ही एस लगा है लेकिन हम इन्हें सिंगुलर ही मानते हैं। न्यूज़ को हम हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी और बिलियर्ड्स को भी। लेकिन माइस, ये तो आपने देखा होगा 2018 के पेपर में भी आया था, इससे मैं पूछा था कि कौन सा इसमें से प्लूरल है, वो माइस है जो माउस का प्लूरल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज एन orphan. He was an orphan and lived with his uncle. In the above given sentence, identify the gender of the word orphan. इसने कहा है कि जो orphan है हमें इसका gender बताओ क्या होगा। तो जो orphan यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ पर उसके लिए क्या यूज़ किया है हमने, he, और he हम किसके लिए यूज़ करते हैं, masculine gender के लिए। तो यहाँ पर उसने कहा है he was an orphan, वह एक अनाथ था। तो वह एक अनाथ था और यहाँ पे हमने he का यूज़ किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हमारे 90 के 90 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ भी आई होगी। और अगर आपको समझ आएगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह और ज़्यादा वीडियोज़ लाने वाली हूँ। मैं आपकी टेट की तैयारी तो कराऊंगी ही, उसके साथ साथ मैं बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो अच्छा होगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे सपोर्ट मिलेगा कि मैं आगे और ऐसे ही मेहनत करूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि बहुत जल्दी मैं और भी बेहतर वीडियोस लाने वाली हूं आप लोगों के लिए, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। थैंक यू, तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग।